हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और पीछे पीछे जो हमने वीडियो में जितना सिलेबस कवर किया था, डिस्कस किया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। जो मैथ का वीडियो अभी नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग नंबर सिस्टम को शुरू किए थे, उस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस तरह से पैरेलल में दोनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर होगा, वो होगा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक परिचय के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। जो पीछे हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थ का मतलब जानते हैं दोस्तों, होता है धन। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा कि धन का शास्त्र, धन का शास्त्र, इसी को कहेंगे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेस। आराम आराम से एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे। जो हमारे पास लिमिटेड जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनका हम किस तरह से उपयोग करें, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनका किस तरह से उपयोग करें कि अधिक से अधिक लोगों का उससे कल्याण हो सके, अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो यही हमारा होता है अर्थशास्त्र। ये तो एक मोटा मोटी हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझूं, तो क्या होगा कि जैसे माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल तक, इसका क्या मतलब होता है। माइक्रो का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, तो एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े स्तर तक, यानी कि एक व्यक्ति से लेकर के पूरे देश में जितने भी लोग हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, जिस जिस तरह से हम लोग करते हैं, वही होता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कि अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताएं जो होती हैं, जिस प्रकार से पूरा करेंगे, वो होगा इकोनॉमिक्स होगा। अब इकोनॉमिक्स के जनक कौन माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र होता है, वह धन का विज्ञान होता है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा देते हुए एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। उनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब का नाम है, जिन्होंने लिखा था 1776। ये बहुत बार पूछा गया है कि एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम है। इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आई होप कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं इकोनॉमी क्या होती है। अर्थशास्त्र तो हो गया, अब इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन होना है, वितरण किस तरह से होगा, उपभोग की प्रक्रिया क्या होगी। इन सारी चीज़ों का स्टडी जो हम करते हैं, वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। लेकिन ये उत्पादन किस तरह से किया जाएगा, वितरण किस तरह से किया जाएगा, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, वो होगा इकोनॉमी में। जो इकोनॉमिक्स का हम इस तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी करने के लिए होता है। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किसी भी वस्तु का और वस्तु सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। लेकिन इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है कि इसमें इसको अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स को हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब, जैसे आप समझते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक होता है इकोलॉजी और एक होता है इकोसिस्टम। एक होता है इकोसिस्टम
और एक होता है इकोलॉजी। इकोसिस्टम एक पूरा तंत्र होता है, इकोसिस्टम एक पूरा तंत्र होता है, और जो इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स एक, समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स हैं, एक सिद्धांत हैं, और इसी सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप जो होता है वह इकोनॉमी में होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन कितना होगा, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन, अध्ययन ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कितना होगा, वितरण किस तरह से होगा, उपभोग क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो हम अर्थव्यवस्था में करते हैं, और अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों अपने आप में एक अधूरा शब्द होता है जब तक हम इसके आगे किसी देश का नाम नहीं लगाते। जैसे मैं कहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था, अब हमें समझ आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, किसी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द होगा जब तक इसके आगे किसी देश का नाम, जैसे मैं कहता हूँ कि चीन की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, तो अब आपको समझ आएगा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत हो रही है। तो आई होप कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का अंतर आपको समझ आया होगा। अब जो हम अर्थशास्त्र का वर्गीकरण करते हैं, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको जो हिंदी में व्यष्टि कहते हैं, व्यष्टि, और इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। व्यष्टि जो होता है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों एक छोटे से लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक छोटी इकाई, छोटी आर्थिक इकाई के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति का किस तरह से लेखा जोखा, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि एक, मान लीजिए कि एक कोई तैयारी करने वाला लड़का है, तो उसके पास कितना पैसा आता है, वो किस तरह से उसका उपयोग करेगा, कितना पैसा कहाँ पे खर्च करेगा, कितना पैसा कोचिंग में खर्च करेगा, कितना पैसा अपने खाने पीने के सामान पे खर्च करेगा, कितना पैसा आने जाने का खर्च करेगा। तो एक व्यक्ति की पूरी स्टडी हम कर रहे हैं, तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मतलब एक छोटे से लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं। एक फर्म हो गया, एक कंपनी अगर है, इस एक कंपनी में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितना उसका उत्पादन हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, किस तरह से क्या का उस कंपनी में सब कुछ जो होता है वो एक छोटे लेवल पे हो रहा है। इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होती है। जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म हो गया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे भारत देश है, इस भारत देश में जो सरकार नीतियाँ लाती है एक लोगों के लिए तो नहीं लाती, पूरे देश के लिए लाती है, तो पूरे भारत पे लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये किस में आएगा दोस्तों, ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे सरकार क्या लाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ सकती है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जैसे आ सकती है दोस्तों, राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या समझना है, राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि भारत सरकार जो नीतियाँ बनाती है अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, उसकी पॉलिसी को, उसकी नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। अब दोस्तों राजकोषीय नीति एक लोगों के लिए तो बनेगी नहीं, तो पूरे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, सबके लिए समान नीतियाँ होती हैं, तो वो पूरे भारत पे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे लागू होती है। इसलिए ये क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बड़े स्तर पे ये हो रही है। अब जैसे दोस्तों आरबीआई जो नीतियाँ बनाती है, आरबीआई जो पॉलिसीज लाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। अब मौद्रिक नीति जो लाई जाएगी एक लोगों के लिए तो नहीं लाई जाएगी, पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे, पूरे देश के लिए होगी, तो वो मौद्रिक नीति जो होगी वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अब जैसे दोस्तों है बजट ही ले लीजिए, अब बजट एक लोगों के लिए तो नहीं आएगी, पूरे देश के लिए आएगी, बड़े स्तर पे आएगी, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मुद्रास्फीति है,
अब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की मार एक व्यक्ति पे पड़ेगी नहीं, अगर महंगाई है तो सभी के लिए आएगी। तो अगर बड़े स्तर पे यानी सभी के लिए अगर कोई कानून या नीतियाँ होती हैं तो वो बड़े स्तर पे हैं, तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो का मतलब जैसे दोस्तों एक व्यक्ति हो गया, एक फर्म के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसमें इसके जो 3 घटक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जो 3 घटक होते हैं, एक होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। क्या होता है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत होता है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। और एक दूसरा होता है दोस्तों उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। क्या होता है समझेंगे अभी। एक तीसरा होता है कीमत सिद्धांत, एक होता है दोस्तों कीमत सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का मतलब होता है कि अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक कंपनी, यानी कि बहुत छोटे स्तर पे जब स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो में आएगा। अब इसमें जैसे इसके घटक क्या होंगे, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, कीमत व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में हम देखा जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है। अभी मैंने बताया कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कि उसके पास कुछ लिमिटेड पैसे आते होंगे, तो किस प्रकार से वह अपने पैसों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके अपना पूरा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा, कि उसको कोचिंग पे कितना खर्च करना है, खाने पीने की चीज़ों पे कितना खर्च करना है, आने जाने का कितना खर्च होगा उसका। तो ये सारी चीज़ें उपभोक्ता का मतलब कि कितना किस तरह से अपने व्यवहार को बनाए रखता है, कि कितना अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करना है, ताकि वो क्या करे, अच्छे से अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके, अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। अगर मान लीजिए उसके पास 5,000 रुपये आते हैं, वह 3,000 खाने पीने पे खर्च कर देता है, 2,000 कोचिंग पे खर्च कर देता है, बाकी तो उसके बाद कुछ पैसे बचेंगे नहीं, तो किस तरह से अपनी आजीविका को चला पाएगा, फिर उसके पास कमी पड़ जाएगी। तो उपभोक्ता व्यवहार में देखा जाता है कि अपने पैसों का मैनेजमेंट किस तरह से करता है एक उपभोक्ता। उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत का मतलब होता है कि अब जैसे कोई उत्पादक वर्ग है, तो यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का हमें उत्पादन करना है, कितनी वस्तु का उत्पादन करना है। जैसे किसान है तो उसको ये पता होगा कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, उससे उसको फ़ायदा क्या होगा, जिससे उसका लाभ अधिकतम से अधिकतम हो सके। और तीसरा होता है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों इतना समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया क्या होती है, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसी का उत्पादन कैसे किया जाता है, किस तरह से होता है, उपभोग क्या होता है, इन सारी चीज़ों का जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है वो इकोनॉमी में आता है। और हमने एक चीज़ देखी थी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एडम स्मिथ की परिभाषा। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा देते हुए कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है, और इनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ें शायद आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी को। हमने समझ लिया कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी को हमने तो समझ लिया क्या होता है इकोनॉमी। अब जो एप्लीकेशंस होता है इकोनॉमिक्स का, एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स का जो होता है वो इकोनॉमी होता है। तो अब समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं सेक्टर्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो सेक्टर है वह हमारा है प्राइमरी सेक्टर्स, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र होते हैं, तो उसमें हमारा पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम उत्पाद के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कच्चा माल उत्पादित करते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल्स अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स या नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास है कुछ ज़मीन होती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन ही होता है। लैंड, ज़मीन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ज़मीन को तो हम बनाते नहीं, तो प्राकृतिक संसाधन ये लैंड है। इस प्राकृतिक संसाधन से हम एग्रीकल्चर करते हैं, उससे संबंधित क्षेत्र होता है। हम जैसे एग्रीकल्चर हो गया,
एग्रीकल्चर, प्राकृतिक संसाधनों हो गए। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम उत्पाद के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे हमारे पास लैंड होती है, प्राकृतिक संसाधन ही है, तो लैंड से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कर लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन, फिशरीज़ का काम करते हैं, मत्स्य पालन का काम कर लेते हैं। और इसमें जैसे हमारे पास हो गया माइनिंग जो हम खनन करते हैं, जो हम कोयले की खदान जो होती हैं उससे हम खनन करते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही तो कोयला प्राप्त कर रहे हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें, जैसे हो गया फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री का मतलब जैसे दोस्तों वानिकी, अगर हम डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से चीज़ें प्राप्त कर पा रहे हैं तो किस में आएगा, हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों को हम देखते हैं, वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें जैसे मत्स्य पालन हो गया, इसमें जैसे खनन माइनिंग हो गया, इसमें जैसे फॉरेस्ट्री हो गया। तो आई होप कि प्राइमरी सेक्टर्स आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो सेक्टर्स होता है हमारा, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो हम प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद रॉ मटेरियल्स प्राप्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, माइनिंग जैसे हो गया, फॉरेस्ट्री, ये जो हम कच्चा रॉ मटेरियल्स प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, उत्पाद के रूप में यूज यहाँ पे करेंगे। अब जैसे इंडस्ट्री में कच्चा माल यूज किया जाएगा। अब कच्चा माल यूज करने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो प्राथमिक क्षेत्रों को अगर हम उत्पाद के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर्स में रखेंगे, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। अब इसमें हम जैसे देख सकते हैं विनिर्माण का काम। विनिर्माण का मतलब दोस्तों होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे होता है कि सड़क का निर्माण करना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो हम कच्चा रॉ मटेरियल्स हमें मिल रहा है, उस रॉ मटेरियल्स को हम इसमें क्या करेंगे, एक कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे। इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में यूज करके कुछ नई चीज़ें बनाएंगे, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और जो एक टर्शियरी सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। सर्विस सेक्टर में जैसे चिकित्सा आ गया। अब जैसे दोस्तों हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमें सेवाएं प्रदान करता है, कुछ भौतिक चीज़ें नहीं देता है, हमें क्या करता था, सलाह देता है। तो ये किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। जैसे दोस्तों परिवहन हो गया। परिवहन का उपयोग हम एक जगह से दूसरी जगह का प्रयोग जाने में करते हैं, तो वो हमें सेवाएं प्रदान कर रहा है परिवहन, जिसके बदले में हम कुछ उसको अदा करते हैं। जैसे दोस्तों हो गया संचार क्या करता है, एक लोग को दूसरे लोगों से क्या करता है, एक को दूसरे से जोड़ने का काम करता है, तो हमें सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो संचार किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर में आएगा। आई होप कि सेक्टर्स इकोनॉमिक्स का आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से अगर रिकॉल करूं तो प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर्स ऐसा सेक्टर होता है जहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जैसे इसमें इंडस्ट्री हो गई, विनिर्माण का काम हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कुछ भी मिलता है उसमें हम यहाँ पे इस प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त की गई चीज़ों को इसमें कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे, तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर्स। टर्शियरी सेक्टर में जैसे सर्विस सेक्टर हो गया। उसके बाद ये ही तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ और भी जैसे चतुर्थक सेक्टर और पंचम क्षेत्र भी बना दिया गया है, लेकिन ये हमारे उतना काम का नहीं है। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चतुर्थक क्षेत्र का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी आजकल आगे बढ़ रही है, तो इसको माना जाता है कि चतुर्थक क्षेत्र में आ गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जो आ गई है, तो इसको माना जाता है कि चतुर्थक क्षेत्र में आता है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये हमारे उतना काम का भी नहीं है। उसके बाद एक पंचम क्षेत्र आता है। पंचम क्षेत्र में कुछ उच्च किस्म की सेवाओं संबंधित होती हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बारे में देखा जाता है। जैसे अब नीति आयोग है,
नीति आयोग ही है। नीति आयोग में जो डिसीजंस लेने वाले लोगों की टीम होती है उसको माना जाता है कि पंचम क्षेत्र में। जो हाईली स्किल्ड पीपल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा योग्य लोग होते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, तो उनको माना जाता है कि पंचम क्षेत्र में। जैसे जो रिसर्च करते हैं, तकनीकी होते, बहुत तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग होते हैं उसमें पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो आई होप कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको समझ आ गया होगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अब अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का कोई एक निर्धारित पैमाना नहीं है कि अर्थव्यवस्था को इन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसके लिए अलग अलग मानक तैयार किए गए। जैसे राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें कि सरकार की भूमिका क्या होती है अर्थव्यवस्था में, उसके आधार पर अगर मैं इसका वर्गीकरण करूँ तो 3 प्रकार का होता है। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हम 3 भागों में इसको वर्गीकृत करते हैं, जिसमें होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है सरकार की भूमिका के आधार पे। अब जैसे पूंजीवादी, पहली अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं हम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जो कुछ भी चीज़ें बिक रही हैं उस पर सरकार नियंत्रण नहीं करेगी। अब इसको और अच्छे से समझेंगे, पहले पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट है, कोई मार्केट है। अब इस मार्केट में क्या होगा कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसके कोई प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, तो इस प्रोडक्ट की क्या होगी, मांग बहुत ज़्यादा है और इस प्रोडक्ट का उतना उत्पादन नहीं है। इसका मतलब कि कुछ सीमित लोगों के ही पास है वो प्रोडक्ट, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, तो जो बेच रहा होगा वो क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की है। जब महंगा कर देगा तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो मार्केट में और भी लोग होंगे तो उनको पता चलेगा कि इस चीज़ की बिक्री बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उसका उत्पादन करना शुरू कर देंगे। जब उस चीज़ का उत्पादन करना शुरू कर देंगे तो मार्केट में उपलब्धता उसकी भी बढ़ जाएगी, कई लोग उस सामान को बेचना शुरू कर देंगे। जब कई लोग उस सामान को बेचना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा उतना भीड़ नहीं हो पाएगा, उतना डिमांड नहीं हो पाएगा, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों कि बाजार ही पूरी तरह से नियंत्रण कर रहा है उसको, कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होना है, किस वस्तु की कीमत कितनी होनी है, तो क्या करेगा, बाजार नियंत्रण करेगा। इसमें क्या होता है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य का मतलब हम वही चीज़ का, उसी चीज़ का उत्पादन करेंगे जिससे में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाएगा। जैसे अब हमें मान लेते हैं हमें गेहूं का उत्पादन करना है, तो हम गेहूं का उत्पादन इस उद्देश्य से तो करेंगे नहीं कि गेहूं सबसे सस्ता बिकेगा हमारा। हम इस उद्देश्य से करेंगे कि अगर मान लीजिए कि उस साल गेहूं की फसल और लोगों की अच्छी नहीं है तो हमारा फसल अच्छे कीमत पे बिकेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की फसल का उत्पादन करें जिससे हमारा लाभ अच्छा हो। आर्थिक लाभ का उद्देश्य यहाँ पे होता है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इसी चीज़ का उत्पादन करना है, आप जिस चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं उस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसमें प्रतियोगिता की स्थिति होती है। प्रतियोगिता की स्थिति कैसे होगी, मान लेते हैं कि ए वाला कोई है और ये कोई बी आदमी है कि सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पेन है, ये भी पेन, इसका भी पेन का ही दुकान है। अब अगर कोई आदमी पेन को, सेम पेन को 3 रुपये में बेच रहा है और ये बेच रहा है 4 रुपये में, सेम पेन है, तो इसके पास ज़्यादा लोग जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि ये सस्ता बेच रहा है दोनों, क्योंकि पेन की क्वालिटी दोनों की सेम है और ये 4 रुपये में, इसके पास कोई नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब इसके पास ज़्यादा लोग जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने प्राइस को कम कर देगा। अपने 4 रुपये में बेच रहा है तो कोई नहीं जाएगा, अपने क्या करेगा, कीमत को घटा देगा। तो इसमें कंपटीशन की स्थिति बनी रहती है। मान लीजिए कि ये 4 से 2.5 रुपये में बेचने लगा।
अब क्या होगा कि ये 2.5 रुपये में बेचने लगा। जब ये 2.5 रुपये में बेचने लगेगा तो इसके सारे कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक कंपटीशन की स्थिति बनी रहती है। तो प्रतियोगिता की स्थिति क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बनी रहती है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है मांग एवं पूर्ति का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसके लिए, और मान लीजिए अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उत्पादन कम है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन बढ़ जाएगा, जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि दोस्तों मार्केट में उसी चीज़ का उत्पादन होगा जिस चीज़ के लोग डिमांड करेंगे। अब मान लीजिए मैं कुछ प्रोडक्ट, मान लेते हैं मैं गेहूँ का उत्पादन कर रहा हूँ और एक कोई बी है जो चावल का उत्पादन कर रहा है। अब गेहूं को खरीदार बहुत ज़्यादा है लेकिन चावल को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो अगली बार क्या करेगा, चावल का उत्पादन करने वाला चावल का उत्पादन न करके गेहूं का ही उत्पादन करना शुरू कर देगा। तो इसमें उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार बस केवल मार्केट, इसमें क्या होता है सब कुछ चीज़ें मार्केट पे छोड़ दी जाती हैं कि बाजार अपने आप सारी चीज़ें क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा कि किस चीज़ का उत्पादन कितना होना है। बाजार को एक शक्तिशाली चीज़ माना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में बताऊं कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है वो, तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। आई होप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है समझ आ गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर आता है कहीं पे तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसमें बाजार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बाजार ही सब कुछ ऑटोमेटिक नियंत्रण कर लेता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता है दोस्तों दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि पूरी तरह से सरकार नियंत्रण करती है कि कितना उत्पादन किस चीज़ का होना है, क्या उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होगी, उस उन सारी चीज़ों का नियंत्रण कौन करता है, कोई केंद्रीय सत्ता होगी या सरकार करेगी। तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। पहला पॉइंट कि सरकार पूरी तरह से नियंत्रण करती है, किसी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण। और दूसरा होता है कि सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सरकार कोशिश करती है कि उन चीज़ों का उत्पादन किया जाए, इस तरह से उनका बंटवारा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके और इसमें आर्थिक विषमताओं में कमी होती है। ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं आपको, तो मान लेते हैं कि कोई ए है, इसके 3 लड़के हैं 1, 2 और 3। अब इसके पास कुल टोटल 300 रुपये हैं, 300 रुपये हैं। अब इस 300 रुपये को इसको क्या करना है, तीनों में बांटना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि तीनों का बंटवारा क्या कर दिया जाए, समान रूप से कर दिया जाए। इसको भी 100 रुपया दे दिया जाए, इसको भी 100 रुपया दे दिया जाए, इसको भी 100 रुपया दे दिया जाए। ठीक इसी बेस पे क्या करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था काम करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार कोशिश करती है कि सभी नागरिकों को वस्तु और सेवाओं का समान वितरण किया जाए, जिससे क्या हो, आर्थिक विषमताओं में कमी आ सके। और वर्ग संघर्ष जो होता है, वर्ग संघर्ष क्यों होता है, एक उच्च और नीच वर्ग संघर्ष होता है। एक के पास बहुत ज़्यादा है, एक के पास थोड़ा सा ही है, तो इन दोनों में क्या होता है, क्लेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। अब दोष जैसे हम क्या, दोष को अगर हम देखें इसमें क्या दोष हो सकता है, कमियां क्या हो सकती हैं। कमियां ये हो सकती हैं कि मान लीजिए ए है, यही एग्जाम्पल लेते हैं, इसके पास 3 लड़के हैं, 1 है, 2 है और 3 है। कमियां क्या होंगी इसको समझ रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने क्या कहा 300 रुपये हैं, 300 रुपये का बंटवारा ये कर दिया, 100 रुपया इसके पास दे दिया, 100 रुपया इसको दे दिया और 100 रुपया इसको दे दिया। अब ए वाला, पहला वाला तो मान लेते हैं समझदार है, ये 100 रुपये का अच्छे से उपयोग करेगा और आगे अपने कुछ आय के साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा और ये मान लेते हैं कि कमाने लगा। अब बी वाला मान लेते हैं पढ़ाई कर रहा है और सी वाला क्या कर दिया, 100 रुपये का उपयोग करके मौज मस्ती में खर्च कर दिया और ये कमाने वाला है। अब मान लेते हैं ये कमा करके 400 रुपया या मान लेते हैं 600 रुपया लाया, ये अपना 100 रुपया तो पूरी तरह से खर्च कर दिया। अब ये मौज मस्ती में खर्च कर दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये जितना कमा के लाया अपने पिता को दिया, ए को दिया। अब ये क्या करेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में इन 600 रुपये का फिर से बंटवारा कर देगा। अब फिर से इसके पास 200 आ गया,
इसके पास भी 200 आ गया, इसके पास 200 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब संसाधनों पर का समान वितरण कर दिया जाता है तो काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। अब जैसे ये 600 कमा के लाया और पाया कितना 200, ये एक भी नहीं कमाया लेकिन फिर भी 200 पा गया, तो इसके अंदर काम करने का जो मोटिवेशन होगा वो कम हो जाएगा कि काम करना चाहेगा नहीं। और ये लोग बैठे बैठे पा जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी नहीं काम करना चाहेंगे। अब तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मिक्स्ड रूप होता है, मिक्स्ड फॉर्म होता है, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, स्वामित्व होता है। ये कई बार पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्टेट का और प्राइवेट लोगों का दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, दोनों मिल करके क्या करते हैं? मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ को देखना है। और इसमें क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की कीमत बाजार के द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन जब सरकार को आवश्यकता पड़ती है कि मार्केट अनकंट्रोल्ड हो रहा है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो सरकार हस्तक्षेप करके क्या कर देता है? कीमतों को कम कर देता है। तो ये हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण है सरकार की भूमिका के आधार पर किस तरह से होता है। पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें यह है कि अगर कोई देश है, जैसे भारत देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब उपयोगी मानी जाती है? भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई क्यों गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाने के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह दिया जाता है कि सरकार के पास पूंजी या संसाधनों का अभाव है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को ला सके। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ खामियां भी हैं, जो हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि जो लोग काम करना चाहेंगे उनका भी मोटिवेशन कम हो जाएगा, और जो काम नहीं करना चाहेंगे उनको फिर वितरण हो जाएगा, उनके पास फिर संसाधन, उनके पास भी समान रूप से वितरण हो जाएगा, तो काम करने का मोटिवेशन जिसके पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कारण ये था कि निजी क्षेत्र के पास जो उपलब्ध पूंजी है, जो निजी क्षेत्रों के पास उपलब्ध पूंजी है, सरकार उनकी पूंजी का उपयोग करना चाहती है, उनकी प्रबंधन क्षमता, उनकी तकनीकी का यूज करना चाहती है। अब इस तरह से इसका कारण यही कारण था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। जब निजी क्षेत्र के लोग और सरकार मिल करके काम करेंगे तो आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। इसके लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई। एक कारण ये हो सकता है कि गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है, तो निजी क्षेत्र और अगर सरकार मिल करके काम करेगी तो उस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो आगे और आपको मिलते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन, इस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे कंसेप्ट पे उस क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्या होगा, मजबूत हो सकेगा, इसकी पकड़ हमारी और अच्छी हो सकेगी इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों हम लोग इस पूरी सीरीज में, इकोनॉमिक्स की जो पूरी सीरीज हमारी आएगी आगे, उस पूरी सीरीज में इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से समझेंगे। न केवल आपको समझ आएगा बल्कि क्या होगा, याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।